हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 50, जो कि है फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और यहीं पे आपकी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले वाली अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पहले की चैप्टर की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ही चैप्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वर्ल्ड का। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1946 में और जिसका वर्क कंप्लीट हुआ था 1949 में। इसको ऑलमोस्ट 2 साल 11 मंथ और 18 डेज़ लगे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 64 लाख्स स्पेंड हुए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है इंडिया के सिस्टम को, गवर्नेंस के, रिलेशनशिप बताता है स्टेट और सेंटर का, फंक्शन बताता है जो हमारे स्टेट के मेन ऑर्गन्स का है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब मेकिंग हुई थी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था हमारे नेशन बिल्डिंग का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था बिग लीडर्स ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आए थे हमारे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग करना, जिससे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डेवलपमेंट हुई हमारी मिनिस्ट्री की, यूनिटी विद डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर था, डिस्ट्रीब्यूशन थी पावर हमारी स्टेट और सेंटर की, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था पावर का अमंग द ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन किया, जो कि हमारे लोकेटेड है इंडियन गवर्नमेंट्स के सिस्टम में। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट करती है एक रेजोल्यूशन बाय द कैबिनेट मिशन। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है रेजोल्यूशन जो कि देती है कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर जो टोटल 389 मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसमें से जो 296 मेंबर होते हैं इलेक्ट होते हैं ब्रिटिश इंडिया के ही, और 93 मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं प्रिंसली स्टेट से। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है उसमें हर एक प्रोविंस में प्रिंसली स्टेट थी हमारी कंट्री के अंदर, उनके अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को डिवाइड किया गया। जो मुस्लिम लीग थी वो बॉयकॉट करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को और कंटिन्यू करती है अपनी डिमांड एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की। जो कांग्रेस है वो परफॉर्म करती है इलेक्शंस के अंदर और मेजॉरिटी उनके पास होती है काफ़ी सारे एरियाज़ में। अबाउट 82% मेंबर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो बिलोंग करते थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट डिस्कशंस की बात करते हैं डिस्कशन की। तो जो भी सब्जेक्ट था उसको सीरियसली डिस्कस किया जाता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंडिया के अंदर। कांग्रेस जो है उसके पास मेजॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती है जो कि कांग्रेस के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो हर एक सब्जेक्ट है ना वो सीरियसली डिबेट होता है। काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस के इंस्पायर होते हैं सोशलिज्म से, काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनमें से वो इन्फ्लुएंस होते हैं कम्युनल पार्टीज से। कॉन्ट्रेरी होता है जिसमें कुछ लीडर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सेकुलर होते हैं। इस तरीके से जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं अलग अलग आइडियोलॉजी में कांग्रेस के अंदर, जिसको सीरियसली डिस्कस किया जाता है हर एक सब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जो जनरल पब्लिक है हमारी कंट्री की, उसका भी डीप इन्फ्लुएंस होता है हमारे डिस्कशन में। जो हर डिस्कशन है वो प्लेस लेती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कि पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में, जो कि लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू प्रेस। जो जनरल पब्लिक है वो भी अपना इफेक्ट दिखाती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिसीजंस पे। नेक्स्ट, द चीफ लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑल्दो कुछ मेन लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इसके अलावा भी कुछ मेन लीडर्स थे जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जो कि स्पीकर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा वामी। नेक्स्ट, एस.एन. मुखर्जी, बी.एन. राव और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसके अंदर जो मुस्लिम लीग है वो बॉयकॉट करती है इस मीटिंग को, क्योंकि वो एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करती है पाकिस्तान की। तो इसके अंदर क्या होता है, इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर S.N. आनंद बोलते हैं सिन्हा, हाँ, इलेक्ट होते हैं एज प्रोविजन प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सेकेंड मीटिंग होती है हमारी दिसंबर 11, 1946 में। इस मीटिंग के दौरान जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। थर्ड मीटिंग होती है हमारी 13 दिसंबर 1946 में, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। थर्ड मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इस प्रपोजल के अंदर कुछ ऐसी थिंग्स थी जो प्रिस्क्राइब थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में जब बन रहा था। इस रेजोल्यूशन के अंदर अनाउंस होता है कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन बनना चाहिए, सोवरेन कंट्री। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम प्रोवाइड होना चाहिए हर एक सिटीजन्स को कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देगा। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का वो टेक केयर करे माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट्स का और जो बैकवर्ड क्लासेस है हमारी कंट्री की। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना चाहिए ऑफ द बेसिस ऑफ नीड्स और डिमांड्स जो कि लोगों की है हमारी कंट्री के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना इन अकॉर्डिंग टू इन लोगों की जो भी डिमांड्स थी, लोगों की जो भी विशेस थी कंट्री के अंदर, रैदर देन द डिमांड्स एंड विशेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऐसा नेहरू जी बोलते हैं। नेक्स्ट, पोजिशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपोज करते हैं सोमनाथ लहरी, एक कम्युनिस्ट मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इस पीरियड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म होती है। ब्रिटिश जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को नहीं छोड़ा होता है, वो एक इंटीम गवर्नमेंट होती है, जवाहरलाल नेहरू रन करते हैं कंट्री के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट है जवाहरलाल नेहरू की, बट यूज़ करते हैं वर्क करना अंडर द सुपरविजन ऑफ वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो कि बैठती है लंदन में। नेक्स्ट, सोमनाथ लहरी जी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो फॉर्म की हमारे ब्रिटिश ने और इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश से, जिसके कारण हमारे को कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद के अकॉर्डिंग बनाए, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ना बनाए। इन रिस्पॉन्स नेहरू कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्रिएट की गई है बाय द ब्रिटिश फ्रेमवर्क, और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। नेवरदलेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन एक कैपेबल और फुलफिलिंग एस्पिरेशन से बनाना चाहिए जो कि कॉमन पीपल के डिमांड्स को फुलफिल करे। नेक्स्ट, इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म हो जाती है और अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये स्टैंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरल। अगस्त 27, 1947 को मद्रास बीपी पोकर बहादुर स्पीच देते हैं इन फेवर ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्पीच के अंदर वो बोलते हैं कि हमारे को एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है ना जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है ना वो इक्वली रह सके हमारी सोसाइटी के अंदर, और जो अदर पीपल है वो फुली रिप्रेजेंट कर सके पॉलिटिक्स में। जो दूसरे लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिक्स में उनकी आवाज़ सुनाई देती है और उनको ही व्यू अटेंशन मिलती है। नेक्स्ट, जिसकी वजह से वो डिमांड करते हैं एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिसमें सारी माइनॉरिटीज़ जो भी है कंट्री की वो शेयर करे पॉलिटिक्स में, और अपोज करते हैं वो मेंबर्स को, काफ़ी मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरल सब्जेक्ट में जो कि फोर्स किया जाएगा एक कम्युनिटी के लिए, जिसके कारण जो लड़ाई होगी अलग कम्युनिटीज़ से। और बोलते हैं कि जो कंट्री डिवाइड हो जाएगी, राइट्स फिर से प्लेस ले लेंगे और जो कि लार्ज स्केल में होगी कंट्री के अंदर। वो कहते हैं कि पीस स्टैब्लिश होना चाहिए हमारी कंट्री में ताकि हम, और वो कहते हैं कि अच्छा होगा अगर हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आदिवासी एंड देयर राइट। तो चीफ ट्राइबल लीडर जयपाल सिंह जी कहते हैं जो ट्राइबल्स हैं वो माइनॉरिटीज़ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर उनको प्रोटेक्शन चाहिए। स्टार्टिंग से ही ये रिसोर्सेज को डिप्राइव करते हैं, जो सोसाइटी नेगलेक्ट करती है उनको कंसीडर करते हैं प्रिमिटिव और बैकवर्ड, जिसके कारण ये फोर्स करते हैं अपना एक बैकवर्ड लाइफ। और इस सिचुएशन में इनको एक इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है इनको मेन स्ट्रीम करना और प्रोवाइड करना इनको कुछ राइट्स। नेक्स्ट, दलित। एक लॉन्ग डिबेट सब्जेक्ट है हमारा दलित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने को कहते हैं दलित कास्ट के लिए, जो कि डिमांड करते हैं BR राव अम्बेडकर, जो कि अपोज करते हैं महात्मा गांधी, और कहते हैं कि दलित कम्युनिटी कम्प्लीटली कट ऑफ करती है हमारे बाकी सोसाइटी से। जय अंगपा कहते हैं कि जो हरिजन्स हैं वो माइनॉरिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा से ही रिसोर्सेज से अलग रही। जो पॉलिटिकल पावर है हमारी दूसरे सेक्शन की सोसाइटी में, उसके कारण काफ़ी सारे लोग जो विक्टिम्स हैं उन्होंने सफ़र किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिली है, जैसे एजुकेशन, और ना पार्टनरशिप मिली है हमारी गवर्नेंस में। हमें उन्हें सुनना चाहिए उनको आर्ग्यूमेंट्स में और सजेस्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश करनी चाहिए, जिससे जो लोअर क्लास है उनको भी रिजर्वेशन मिले लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब्स में। नेक्स्ट, हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया गया सारी कास्ट के लिए। जैसे पहले कहा जाता जो लो क्लास वाले वो टेंपल विजिट नहीं कर सकते, लेकिन अब सभी को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट पावर की। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट होते हैं हमारे इंडिया में,
जिसके कारण हीट होती है, डिबेट चलती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कौन सी पावर जो है, कौन सी पावर सेंटर को देनी चाहिए, कौन सी पावर स्टेट को देनी चाहिए। काफ़ी सारे लीडर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे जवाहरलाल नेहरू फेवर में होते हैं पावरफुल करने को सेंटर में, जहाँ पे वो चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा पावर मिले एज़ कम्पेयर टू स्टेट। हमारे को 3 लिस्ट देखने को मिलती है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बनती है। सेंट्रल लिस्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट्स है कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखे गए हैं। स्टेट लिस्ट, जिसमें कुछ सब्जेक्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो कि जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम करेंगे। तो काफ़ी सारे लीडर्स अपोज करते हैं स्ट्रेंथन करना सेंटर को, जो कि प्रोमिनेंटली लीडर होते हैं हमारे KN। तो वो कहते हैं, वो डेलीगेट करते हैं काफ़ी सारी पावर्स सेंटर को बढ़ा देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा पावर सेंटर को देंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएगी। दूसरा, लीडर जो है वो कहते हैं हर जो कोई इफेक्ट है वो लीस्ट करता है हमारे सब्जेक्ट को, जिसके कारण जो है सेंट्रल और कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे नेशनल लैंग्वेज। लोग बोलते हैं जो काफ़ी सारी लैंग्वेज है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में है और डिफरेंट कल्चर बिलीफ है, जिसके कारण जो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एक बिग नेशन को बिल्ड करना, क्योंकि लोग जो है रिलेट करते हैं अपने बिलीफ से। ये डिफरेंट कल्चर के कारण अलग अलग लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंड करते हैं हर कोई अपनी प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज को हर कोई अंडरस्टैंड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिबेटेबल टॉपिक था लैंग्वेज करना कि नेशनल लैंग्वेज किसको बनाए। गांधी जी बिलीव करते हैं कि नेशनल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को होना चाहिए जो कि हर कोई पर्सन इस सिटी के अंदर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, जो कि कॉम्बिनेशन था हिंदू और उर्दू का। जो ये लैंग्वेज है वो बोली जाती थी, समझी जाती थी एक लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का। इस सिस्टम को प्रोग्रेस करते ही इंक्रीज हो जाता है कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कंट्री के अंदर हिंदू और उर्दू के बीच में डिस्टेंस आने लग जाता है। दूसरी तरफ एफर्ट्स किए जाते हैं कि लोग कनेक्ट करते हैं हिंदी से और संस्कृत से, दूसरी तरफ पर्शिया वर्ड्स ऐड होते हैं हमारे उर्दू में, जिसके कारण हिंदुस्तानी चेंज हो जाती है हमारे लैंग्वेज के नेचर में। नेक्स्ट, हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट। RV धुलेकर मेंबर होते हैं कांग्रेस के, जो कि इलेक्ट करते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस को और सपोर्ट करते हैं मेकिंग हिंदी को लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। जो इशू था नेशनल लैंग्वेज का, प्रॉब्लम बनता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। इसके बाद जो लैंग्वेज कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो प्रेजेंट करती है एक रिपोर्ट, जिसके अंदर कमेटीज़ जो है उनको बोला जाता है कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज बना दे। लैंग्वेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रेजेंट करती है रिपोर्ट, इस चीज़ के अंदर कमेटी जो है बोलती है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे को धीरे धीरे देखना पड़ेगा। वो सजेस्ट करती है कि पहले 15 ईयर्स गवर्नमेंट को वर्क करने दो इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको राइट होता है चूज़ करने का अपनी रीजनल लैंग्वेज अपने काम के लिए, राइट होना चाहिए। इस नेशनल लैंग्वेज का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया था और अभी तक हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है पर नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है हमारा नवंबर 26, 1915, जिसके बाद इसको 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज़ लगते हैं और 64 लाख स्पेंड होते हैं। ये फोर्स में आता है हमारे 26 जनवरी 1950 को। इस तरीके से एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रिपेयर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।